सो आपका प्रोडक्ट समझो 100 रुपीज़ का आप परचेज किया है, आपने वैल्यू एडिशन 50 रुपीज़ का करके 150 में आपने प्राइस कोट किया है, तो टेक्निकली यू हैव टू टेक द मनी ऑफ 150 प्लस 2%, सो 150 रुपये पे 2%, तो 3 रुपया होता है 153. सो व्हाट यू विल डू, यू विल शो इन योर इनवॉइस द 153 टोटल अमाउंट, यू विल नॉट शो सेपरेटली दैट 2% आई एम चार्जिंग द GST. व्हाई? बिकॉज दैट 2% credit is not allowed to the manufacturer or any of the person who is purchasing the product from the composite dealer. So in this case what will happen, the 100 रुपीज़ के आपने ऊपर से 12 रुपया पे किया है, पेपर परचेज किया है उसके ऊपर, तो वो 12 रुपये भी आपका कॉस्ट हो जाएगा, प्लस 150 के ऊपर 2% आपने चार्ज किया है, वो आप सेपरेटली नहीं दिखाओगे, तो यू हैव टू चार्ज 153, तो वो भी आपका कॉस्ट हो जाएगा. सो दिस थिंग needs to be first analyzed whether I should go for the composition dealer scheme or I should be remain in the normal scheme. Only benefit is that you have a less compliances in the composition scheme. Composition में क्या होगा कि आपको only quarterly return भरने के हैं, only 4 returns in a year and 1 final return. So less compliances, less burden. तो people will think कि भाई 75 लाख का टर्नओवर है, मेरे पास इतना अकाउंटेंट का स्टाफ नहीं है, तो how I should manage. तो वो लोग के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स जो है बेसिकली, जो लोकल शॉप्स वाले हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा स्कीम है. ओनली 3 टाइप ऑफ पीपल कैन टेक दिस स्कीम. एक है मैन्युफैक्चरर, एक है ट्रेडर, और थर्ड है होटल्स. तो यू आर द जॉब वर्कर, तो आप जॉब वर्किंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर आप हो गए, तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. बट अगेन यू हैव टू सी दैट कॉस्ट एनालिसिस वेदर माई प्रोडक्ट विल बी सुटेबल विद इन दिस टाइप ऑफ द क्राइटेरिया और नॉट. अगर आपका नहीं होता है, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, तो आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, आपका प्राइस सूट नहीं होता है, तो आपका धंधा नहीं चलेगा. तो अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ दैट एंगल ऑल्सो. नाउ हाउ टू व्हाट आर द रिटर्न्स. यस, रिटर्न्स का ड्यू डेट दे हैव स्पेसिफाइड कि फर्स्ट GSTR1 10th को आपको पूरा आपका जितना भी सेल्स डिटेल है, आपने जितने भी पार्टी को सेल किया है, उस सबका आपको लाइन बाय लाइन आइटम आपको पूरा डिटेल आपको आपके रिटर्न में देने का है. ईच एंड एवरी आपका GST नंबर जिसका भी रहेगा, उसका इनवॉइस नंबर, उसका अमाउंट, उसका प्रोडक्ट का HSN कोड, व्हाट यू हैव चार्ज GST, IGST, CGST, व्हाटएवर यू हैव चार्ज, लाइन बाय लाइन आइटम यू हैव टू गिव द डिटेल. यस, मेन इशू इसमें आएगा कि आपका ये रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता. अगर आपने अपलोड कर दिया तो आपका रिटर्न गया, तो आपको इसमें बहुत प्रॉपर इंश्योर करना पड़ेगा कि एक बार आपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो परफेक्ट फाइल कर रहे हैं. नहीं तो क्या होगा कि जो सामने वाला का अगर आपने GST नंबर गलत डाला है, तो अगेन आपके पास 16 से 17 तक का 2 दिन वापस मिलेंगे. लेकिन क्या होगा कि वो बीच के 5-7 दिन में वो लोग रोज फोन करेंगे, भाई आपने मेरा नंबर नहीं डाला, आपने गलत डाला, तो वो सब फॉलोअप आपका चालू रहता रहेगा. तो वापस वो सब आपको रिकनसाइल करने का, अगेन आपको वो सब प्रॉपरली दिखाने का, इट विल बी वेरी लेंथी प्रोसीजर. सो इट इज़ बेटर कि 10th तक आपको टाइम लाइन है कि आपको 10th तक पूरा का पूरा सेल का डिटेल डाल दीजिए, बरोबर से डाल दीजिए, इंश्योर कीजिए कि वो बरोबर गया है, जितना मेरा टर्नओवर है वो हिसाब से प्रॉपरली मेरा डिटेल जा रहा है. यस, फिर उसके बाद क्या होगा कि बिगेस्ट थिंग व्हाट द GSTN पोर्टल हैज टू डू, उनको हर महीने 3.5 लाख करोड़ इन्वॉइसेस विच इज दे आर एक्सपेक्टिंग कि 3.5 लाख करोड़ इन्वॉइसेस एवरी मंथ उनके पोर्टल पे आएंगे, और वो उनको वो सारा का सारा डेटा जो GST नंबर के हिसाब से वो हर एक पार्टी को अलोकेट होना चाहिए. अगर किसी को भी समझो नहीं गया, तो अगेन वो पर्सन बोलेगा कि वो सामने वाला बोलेगा मैंने तो डाला है भरोसे डिटेल, आपके उसमें नहीं दिख रहा है, तो भी GST पोर्टल में कुछ गड़बड़ होगा. तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए दिस इज अ वेरी बिगेस्ट थिंग कि उनको भी इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि विद इन द 2 और 3 डेज पूरा का पूरा इतने सारे इन्वॉइसेस उनको अलोकेट करने पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल GST रजिस्टर नंबर के हिसाब से. तो वो 10 से 12 तक हो जाएगा. फिर आपके डेटाबेस में दिखेगा कि भाई सामने वाले ने आपका ये परचेज आपने ये किया है, वो आपके डेटाबेस में आ जाएगा कि भाई इतना परचेज आपने किया है, और वो हिसाब से आपको GSTR2 रिटर्न जनरेट होगा. यस, दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू नो, बिकॉज क्या होगा कि कल उठ के आपका अकाउंटेंट बोलेगा कि अरे सर ये तो नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसीजर है, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ होता है
तो यू कैन ऑल्सो टेक द सम मेजर्स कि भाई अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए कि जिससे भी आप यू हैव टू प्रॉपर मेक द पॉलिसीज कि भाई आपका जो भी डिटेल आ रहा है, जो भी वेंडर आ रहा है, उसका आपके पास प्रॉपर डेटाबेस एक बार कंफर्म कर दीजिए आप कि फ्रीज कर दीजिए कि भाई आपका जीएसटी नंबर यही है ना, आपका नाम यही है एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ में। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको अननेसेसरी जब भी आप डिटेल डालेंगे उस टाइम पे मिसमैच ना होए और उससे आपका अननेसेसरी बाद में फ्यूचर में काम बढ़े नहीं। तो ये सब आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए काम करना कि भाई उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका एचएसएन कोड, वो सब आपको परफेक्टली मिल जाए। तो आपका वो डेटाबेस अगर रेडी है पूरा, जिस दिन पे आपको रिटर्न अपलोड करने का है उस टाइम पे आपको इतना प्रॉब्लम्स ना आए। सो अप टू द 15 आपका GSTR 2A में आपका सब डिटेल आ जाएगा। वो हिसाब से आपको क्लिक करने का है कि ओके दिस आई हैव मेड द परचेजेस। सो वो बेसिस पे आपका GSTR 2 जनरेट होगा। फिर GSTR 2 में आप सब डिटेल डालेंगे, देखिएगा कि भाई आपका जो जितने भी आपने टिक किया है वो सब आ गए। उसके बाद आपने देखा रहेगा कि भाई किसी ने आपका डिटेल नहीं डाला है, कि किसी का मिसमैच है, किसी का अमाउंट बरोबर नहीं है, तो आपको उसका भी एक ऑप्शन दिया जाएगा कि GSTR 2 में आप उसका डिटेल डालिए, आपने जो भी परचेज किए है, जिसका डिटेल नहीं दिख रहा है वो डिटेल डालिए। तो उस बेसिस पे आपने बाद में रिटर्न फाइल कर दिया GSTR 2, 15 तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपके जितने भी क्रेडिट्स आपने सब डाल दिए, जो भी आपका मिसमैच है तो वापस आपको GSTR 1A वापस एक 1A जनरेट होगा 16 को। उसमें वापस आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाले का आपका मिसमैच कुछ भी आया है वो आपको आपके हिसाब से सही बरोबर है, इसका गलती मेरा हो गया है, आपको रेक्टिफाई करने का है। तो वो हिसाब से आपने उसका सब चेंजेस कर दिया। और GSTR 1A आपको 2 दिन का टाइम देंगे वो लोग, 16-17 तक आपको GSTR 1A वापस अपलोड करने का है। तो उससे क्या होगा कि उसके पोर्टल में वापस वो रिफ्लेक्ट होगा और वो वापस से ओके करेगा और उसको वापस से उसका क्रेडिट इमीडिएटली मिल सकता है। फिर अगर आप GSTR 1A नहीं फाइल करते तो वापस उसको क्या होगा कि उसका क्रेडिट जो भी है सीधा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो उतना वर्किंग कैपिटल अननेसेसरी उसका ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसको उतना क्रेडिट नहीं मिला है तो उसको तो GST पे करने का है और नेक्स्ट मंथ में उसको GST वापस रिफंड मिल रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है उसको। तो इसके लिए आपको सारे के सारे रिटर्न इतने प्रॉपरली फाइल करने की उससे सामने वाला का भी इश्यू ना होए और आपको भी प्रॉब्लम ना आए। सो GSTR 1A आपने फाइल कर दिया 17 तक, फिर 20th तक आपको पोर्टल दिखाएगा कि भाई आपको इतना GST पे करने का है। अभी GST पोर्टल आपको 10 लाख दिखाता है तो आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा किसी का क्रेडिट छूट नहीं गया है, किसी का क्रेडिट लेने का रह नहीं गया है, उसने डाला है उसके बाद भी आपने टिक करने का नहीं रह गया है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका 10 लाख का पेमेंट अगर पोर्टल जो बोला वो सही, फिर आपको कोई ऑफिसर या कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा कि भाई आप कम पे करिए और रिटर्न फाइल करिए। क्योंकि इसमें मेन प्रोविजन क्या है कि रिटर्न फाइल करने का है तो उसके पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। जितना भी पेमेंट उन्होंने दिखाया पोर्टल ने उतना पेमेंट आपका हो जाना चाहिए। अगर वो पेमेंट आप करते हैं तो ही आपका रिटर्न फाइल होगा फाइनल GSTR 3। तो आपको GSTR 3 20th तक पूरा फाइल करने का है। यस तो अब तक अपना जो चल रहा था कि भाई अपन क्वार्टरली समझो वैट रिटर्न फाइल कर रहे थे, भाई ठीक है ये सेल डिटेल डाला, ये परचेस डाल दिया, वो हिसाब से समरी बना दिया और भेज दिया, अपलोड कर दिया। बाद में गवर्नमेंट देखेगा भाई क्या है उनको। अभी ऐसा नहीं चलेगा, आपको हर महीने गवर्नमेंट को ही आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट डिटेल देना पड़ेगा। क्योंकि क्या है इसमें आपका हर एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपका एडवांस सब कुछ जाएगा इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले इसमें लोग। आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी आइटम्स है सब सारे के सारे आपको डिटेल देने के हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि अभी जो भी अकाउंटेंट उनके लिए मेन है कि अभी आपको 10 से 20 के बीच में तो छुट्टी भूली जाइए आप कि भाई कोई देखा नहीं कि 5 से 20 के बीच में तो कि भाई रिटर्न फाइल करने का है। क्योंकि हर एक दिन के बाद एक दिन कुछ ना कुछ आने वाला है। एक बार 1 आएगा, 1A आएगा, 2A आएगा, 2 आएगा, तो 10 से 15 के बीच में तो हालत ख़राब होगी। और मेन इश्यू वो है कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, आप लेट फाइल किया, तो आपको पर डे का 100 रुपीज़ पेनल्टी है। तो पेनल्टी बचाने का है कि छुट्टी लेने का है कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि भाई 100 रुपीज़ पे करके होता है तो ओके,
तो आपको हर एक रिटर्न का 100 रुपीज़ पे करने का है। और मेन क्या है कि अगर GSTR 3 फाइल नहीं होता है तो सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा नहीं, एक तो आपका उसको नेक्स्ट मंथ में रिवर्सल दिखेगा कि भाई ये इसने आगे का रिटर्न भरोसे फाइल नहीं किया था, तो अभी उसका आप इंटरेस्ट के साथ ये GST पे करो। तो आपने अगर टाइम पे नहीं फाइल किया तो उसका प्रॉब्लम सामने वाले को भी हो सकता है, तो अगेन आपका ही वो क्रेडिबिलिटी खराब हो सकता है उसके। तो आपको वो इंश्योर करने का कि आपका टाइम पे सब रिटर्न फाइल हो जाए। फिर आपको अल्टीमेटली फाइनली एक 31 दिसंबर को GSTR 9 एनुअल रिटर्न, इसमें कैसा है कि आपको एक अभी करंटली आप वैट ऑडिट तो करवाते हैं ऑडिट के पास, तो वो एक रिटर्न जाता है और उसके बाद एक एनुअल रिटर्न वैट में भी जाता है महाराष्ट्र में। तो वैसा ही इसमें भी GST में रखा है उन्होंने कि आपका एक ऑडिट तो होगा, अगर 2 करोड़ से ऊपर आपका टोटल टर्नओवर है तो एक ऑडिटर का ऑडिट होगा, वो रिटर्न अपलोड करेगा, उसमें सब डिटेल दिखाएगा कि भाई आपका इतना GST लायबिलिटी था, उतना आपने पे किया है, आपने इतना गलत क्रेडिट लिया है, आपको इतना रिवर्स करना था, आपने किया नहीं है, वो सब डिटेल उसमें वो लोग दिखाएंगे और वो बेसिस पे आपको फाइनल GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट थिंग क्या है आपके लिए, उसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस में हर एक आइटम का रिकंसाइल करके देने का है आपको। मैंने जो भी आइटम परचेज किया है उसके ऊपर GST लगा है और मैंने पे किया है, नहीं किया है तो उसको आपको रिकंसाइल करके देना पड़ेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट में है कि किस रीज़न से आपने इसको GST पे नहीं किया है। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका रिकंसाइल करके इमीडिएटली आपको पूरा डिटेल अपलोड करना पड़ेगा और 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, तब तक आपको पूरा रिकंसाइल करने का है और डिटेल अपलोड करने का है। और अगर आप GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो अगेन 0.25% आपका टर्नओवर जो भी है कंपनी का उसका 0.25% इज अ मैक्सिमम पेनल्टी। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि अगर आपको पेनल्टी बचाने का है तो आप GSTR 9 टाइम पे फाइल कीजिए। सो व्हाट इज द करंट सिनारियो कि अभी आप जो भी है आपके करंटली समझो आप एक्साइज में भी रजिस्टर है, वैट में भी रजिस्टर है, सब में आपको मंथली लायबिलिटी आता है पे करने का। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम भी गिने तो पर यूनिट यू आर जस्ट फाइलिंग 24 रिटर्न्स और GST में आप बेसिक एकदम बेसिक 25-30 लाख का भी टर्नओवर है तो भी आपको 37 रिटर्न्स फाइल करने के हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग चेंजिंग कि आपको 24 रिटर्न से डायरेक्ट 37 रिटर्न्स। और स्मॉल ट्रेडर जो अब तक क्वार्टरली फाइल कर रहा था 4 रिटर्न साल के और उसको डायरेक्ट 37 रिटर्न दे देंगे तो क्या होगा। Now we will understand about the invoice, how to make the invoice, what type of format government has defined. इनवॉइस का जैसे मैंने बताया कि आपको इनवॉइस इमीडिएटली आपका मटेरियल अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो उसी टाइम का आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। अगर आप जॉब वर्क कर रहे हैं तो आपका जॉब वर्किंग का जब भी मटेरियल बन के आप भेज रहे हैं उस टाइम पे जॉब वर्क का आपको इनवॉइस बना देना पड़ेगा और आपको साथ में भेजना पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको विदिन 30 डेज में यू कैन रेज द इनवॉइस ऑफ द सर्विस वैल्यू, विदिन 30 डेज आपका टाइम लिमिट रहेगा। सेकेंड मेन चेंजेस इज दैट इन द GST आप अभी तक क्या होता था कि आपने मटेरियल परचेज किया, 100 किलो पेपर परचेज किए, उसमें से आपको लगा कि भाई 5 किलो खराब आ गया है तो बहुत जन क्या करते हैं कि 100 में से काट के 95 कर देते हैं और वो हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि 95 के हिसाब से मेरे को कितना पेमेंट करने का है और वो हिसाब से अकाउंट्स में एंट्री कर देते कि भाई अभी मेरे को इसको तो इतना ही पेमेंट करने का है और सामने वाले को खाली बोल देते थे फ़ोन करके भाई तेरा ये 5 किलो रिजेक्शन है और आई एम नॉट गोइंग टू पे टू यू। और जो भी हिसाब से आप अभी तक एकदम ट्रेडिशनल वे में काम करते थे, GST में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपका 5 किलो रिजेक्शन है, आपको उसका पेमेंट नहीं करने का है तो यू हैव टू रेज द डेबिट नोट, आपको उसका डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट आपको GST के पोर्टल में डालना पड़ेगा तो ही आपका उतना GST का क्रेडिट कम होगा। नहीं तो क्या होगा कि आपके बुक्स में बताएगा कि भाई मेरा 95 किलो मेरा इन्वर्ट हुआ है और 95 किलो के हिसाब से मेरा GST का लायबिलिटी भी कम हो जाएगा आपको क्रेडिट का अमाउंट। तो वो हिसाब से आपका GST पोर्टल क्या दिखाएगा कि आपने 100 किलो माल परचेस किया है पूरा और वो हिसाब से आपने पूरा क्रेडिट लोगे आप तो वो गलत हो जाएगा। तो आप
किलो का जो क्रेडिट जो जीएसटी का आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो रिवर्स करना ज़रूरी है। और वो रिवर्स कैसे होगा, अगर आप डेबिट नोट रेज करके पोर्टल में डालते हैं तो आपको जीएसटी के पोर्टल में वो डेबिट नोट डालना पड़ेगा, तो ही आपका उतना क्रेडिट रिवर्स होगा, तो ही आपका उतना 95 किलो के हिसाब से जो क्रेडिट बनता है वो आपको मिलेगा। तो आपके पूरे अकाउंट सिस्टम में डेबिट नोट क्रेडिट नोट अभी परफेक्टली रेज करने पड़ेंगे, टाइम पे रेज करने पड़ेंगे। मेन तो ईयर एंड में बोला कि भाई अभी मेरा ये अकाउंट्स मिसमैच है और वो मैं डेबिट नोट मारा था, वो मैंने ये किया था, तो वो सब नहीं चलेगा। आपको मंथ टू मंथ प्रॉपरली करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका कोई इनवॉइस अप्रैल में रेज हुआ है, आप भूल गए इसका डेबिट नोट बताने का उसको, और आप अप्रैल में नेक्स्ट मार्च में आप जाके कि भाई अरे मेरे को देना था, ये रह गया, तो आपको उतना महीने का इंटरेस्ट अननेसेसरी पे करने का आ सकता है। यस और मेन थिंग रिटर्न में कैसा है कि आपको हर एक चीज़ देने की है। आपका जितना भी परचेज किया है, आपका जितना भी सेल है, सेल्स रिटर्न है, आपका कुछ प्राइस में रिवीजन होता है, प्राइस में डाउनवर्ड होता है, क्रेडिट नोट आता है, हर एक डिटेल आपको देने की है। और आपको मेन चीज़ है कि आपने ड्यूरिंग द मंथ कितने इन्वॉइसेस यूज़ किए हैं। इन्वॉइस का नंबर देने का, कि 40 से 60 तक ये मंथ में मैंने यूज़ किया है, 60 से 70 तक ये मैंने यूज़ किया है, तो हर एक इन्वॉइस नंबर का सीरीज आपको देने का है। तो आपको इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि इन्वॉइस का सीरीज भी प्रॉपरली आपका अकाउंट में मेंटेन हो। अगर आपने कोई बीच में कैंसिल किया है तो उसका भी डिटेल देने का कि आपने कैंसिल, ये नंबर का मैंने इन्वॉइस कैंसिल करके रखा है। तो रिटर्न में एकदम प्रॉपर सब कुछ डिटेल आपको डालने का है। तो उसके लिए आपका अकाउंट उतना प्रॉपर एकदम होना चाहिए कि जिससे आप सब डेटा प्रॉपरली अपलोड कर पाए। ये जीएसटी का जस्ट कंटेंट्स क्या होने चाहिए वो सब है इसमें। कि अभी आप समझो पैकिंग आइटम बनाते हैं, कॉमर्शियल प्रिंटर से, तो सबके लिए अगर आप जो भी टाइप का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं सबके लिए ये एक ही है, जॉब वर्क करते हैं तो भी ये कंटेंट्स आर सेम, किसी के लिए कोई अलग टाइप का कंटेंट्स नहीं है। दिस आर द बेसिक कंटेंट्स दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर इनवॉइसेस। सो ये मे नॉट बी विजिबल एट द एंड, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टार्टिंग में आपका पहले आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर आपको किसके नाम पे आपको सप्लाई करने का है, आपको किसको बिल करने का है, तो पार्टी जो परचेज कर रहा है उसका बिल टू आ जाएगा, उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, वो सब बेसिक अभी भी आप डालते हैं वैट में वैसा ही है। इसमें एडिशनल एक जगह दिया है उनको शिप टू का, कि आपने कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी ने मटेरियल परचेज किया है, उसको हेड ऑफिस किधर अलग है और एक्चुअल डिलीवरी उसको किधर अलग करने का है, क्योंकि एक ही महाराष्ट्र में किसी किसी का एक फैक्ट्री अलग होता है, हेड ऑफिस अलग होता है, तो उसको बिल जो है हेड ऑफिस के नाम पे बनाने का है, शिप टू अलग करने का है, तो उसका भी प्रोविजन दिया है कि आपको अगर शिपिंग एड्रेस अलग है और बिलिंग एड्रेस अलग है तो दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन इन योर इनवॉइस कि शिप टू एंड बिल टू। फिर मेन थिंग है कि आपको डिस्क्रिप्शन पूरा देने का है आपका प्रोडक्ट का जो भी है, और HSN कोड। वी विल डिस्कस व्हाट आर द HSN कोड फॉर योर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कि भाई पब्लिशिंग आइटम को क्या कौन सा HSN कोड है, प्रिंटिंग आइटम को कौन सा HSN कोड है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस HSN कोड ऑल्सो, अगर आपका ओनली एग्जाम्पशन इज, अगर आपको 1.5 करोड़ से अंदर है टर्नओवर तो आपको HSN कोड देने का जरूरत नहीं है। अभी करंटली उन्होंने उतने तक का लिमिट दिया है कि 1.5 करोड़ के अंदर वाले टर्नओवर को HSN कोड देना जरूरी नहीं है। बाद में उसके ऊपर भी वो लोग स्लैब्स देने वाले कि कितने टर्नओवर तक 4 डिजिट लगेगा, कितने टर्नओवर तक 6 डिजिट लगेंगे, उसके ऊपर 10 डिजिट लगेगा, वो भी वो लोग डिफाइन कर गए। लेकिन अभी तक HSN कोड ही उन्होंने प्रॉपर वे में दिए नहीं है। कि अभी क्या है, जस्ट उन्होंने ड्राफ्ट दे दिया है, उसमें जस्ट उन्होंने क्या बोला कि 18% वाला प्रोडक्ट है उसका HSN कोड जस्ट 4 डिजिट का दिखाया कि 4817 वो प्रोडक्ट है तो उसका 12% में। अभी तक उसका भी डिटेल उन्होंने नहीं दिया। जैसा एक्साइज में था कि भाई 4817100000, तो वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आ गया और उसके बाद एग्जैक्ट डिटेल आ गया कि ये रेट होना चाहिए एक्साइज में। तो वैसा अभी तक इन्होंने जीएसटी में दिया नहीं है। तो ये वंस अभी तो क्या काउंसिल ने अप्रूव किया है, ये काउंसिल के बाद अगेन पार्लियामेंट में जाएगा, ये पार्लियामेंट ओके करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट आएगा और वो ओके करके उसके बाद ये रेट अपने को एप्लीकेबल होके, तो उसके बाद वापस जो कस्टम जो भी एक्साइज जो भी अभी नया बन के जो जीएसटी डिपार्टमेंट आएगा वो लोग बाद में प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि ये प्रोडक्ट के लिए ये डिटेल में एकदम दे देंगे उसमें
कि भाई ये चीज़ का ये HSN कोड है और इस हिसाब से आपका प्रोडक्ट का ये लायबिलिटी बनता है। अभी जस्ट उन्होंने 4 डिजिट में ही सब खत्म कर दिया कि 4817, 4819, 4910 उतना ही देके खाली प्रोडक्ट का स्टार्टिंग का हेडिंग दिया है और उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट का 18% है, इसका 12% है। उसमें क्या है, बहुत सारे उनको कन्फ्यूजन भी हुआ है कि भाई ये HSN कोड में इतना ही चीज़ दिया है और बाकी सब अब क्या लिखा है कि अदर देन ऑल दिस कोड्स आर अंडर 18%। तो अभी मेरा प्रोडक्ट 18% में आ रहा है कि 12% में आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। यस फिर इसमें इनवॉइस में आपको अलग से कॉलम, अभी करंटली क्या होता था कि आप एक्साइज का नीचे दिखा देते, वैट नीचे दिखा देते, उसके यहाँ पे जस्ट ये फॉर्मेट है उनका कि ये लोग ने लाइन बाय लाइन आइटम आपको दिखाने के है कि भाई आपने समझो पैकिंग कार्ड पेपर बोर्ड परचेज किया है तो आपको पेपर बोर्ड वाला आइटम अलग से दिखेगा, आपने समझो कोई थ्रेड्स लिए है तो थ्रेड वाला आइटम अलग से दिखेगा। तो उस तरीके से आपको हर एक आइटम बाय आइटम आपको डिटेल देने की है और वो हिसाब से आपको उसका कितना परसेंटेज है, 18%, 12%, तो वो हिसाब से आपको CGST, SGST, IGST बाइफरकेट करना पड़ेगा। हर एक आइटम वाइज लाइन वाइज आपने दिखा दिया कि भाई मेरा ये इसके ऊपर CGST इतना है, IGST इतना है, तो आपको हर एक लाइन वाइज आपको प्रोडक्ट का डिटेल देने का है और वो हिसाब से आपको परसेंटेज का अमाउंट डालने का है। यस और मेन चीज दूसरा है कि डिस्काउंट भी आपका अगर समझो, हाँ डिस्काउंट 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। एक डिस्काउंट है कि आपको एक ईयर एंड में आपका टर्नओवर अचीव हुआ तो आपको एक देते हैं कि आपने इतना किलो पेपर खरीदा तो आप ITC वालों से इतना परसेंटेज डिस्काउंट, आपको टर्नओवर डिस्काउंट मिलेगा। और एक होता है कि ऑन द फ्रंट आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि आपने रेगुलर पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसको कि इसका माल तो हमेशा जाता ही है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट अप फ्रंट इनवॉइस में देते हैं। तो GST में उन्होंने क्या दिखाया है, बताया कि आपका ये जो भी डिस्काउंट है इट शुड बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द मटेरियल, तो ही आपको उसका GST नहीं भरने का है। अगर आपका जब भी मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे आपको डिफाइंड है कि मेरे को इसमें 5% डिस्काउंट मिलने वाला है, कि मेरे को साल के बाद अगर मैं 500 किलो पेपर खरीदता हूँ ITC के पास से तो मेरे को उसका 5% डिस्काउंट वो लोग मेरे को देंगे, तो ही वो डिस्काउंट का अमाउंट जब भी एंड ऑफ द ईयर अगर वो समझो आपको डेबिट नोट दे रहे हैं उतना अमाउंट का, तो उस टाइम पे तो ही आपको वो रिवर्स कर पाएगा GST का अमाउंट। अदरवाइज आपका डिफाइंड नहीं है, आपको पता नहीं था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 500 किलो में करूंगा कि नहीं, और आपने समझो वो स्कीम अवेयर नहीं किया, लेकिन आपका ईयर एंड में आपका अच्छा धंधा एकदम अच्छा हो गया तो आपने 500 किलो ले लिया, तो आप उधर जाके बोला कि भाई ईयर एंड में कि मेरा इतना अच्छा खासा मैंने परचेज किया है तो कुछ तो मेरे को डिस्काउंट दो। तो वो केस में क्या होगा कि आपका जब भी ओरिजिनल सप्लाई किया था उस टाइम पे आपका डिफाइंड नहीं था कि आपको कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वो कंडीशन में आपको उस टाइम पे आपको भले ही डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट हो जाए आपके अकाउंट में, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी GST है वो आपका रिवर्सल नहीं होगा। उतना GST आपने ऑलरेडी अपने परचेज जब भी किया रहेगा तभी आपने भर दिया रहेगा और वो चला जाएगा, वो आपको बाद में डिस्काउंट के टाइम रिवर्स करके उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये अभी से नक्की करना चाहिए कि अगर आपका टर्नओवर समझो टर्नओवर डिस्काउंट आपको मिल रहा है कि कोई भी स्पेशल इंसेंटिव मिल रहा है आपके मैन्युफैक्चरर के पास से, ITC के बहुत सारे अलग अलग जो भी पेपर वाले परचेज करते हैं पेपर आप अलग अलग वेंडर के पास से, तो उसके साथ अभी से नक्की कर दीजिए, उसके साथ अभी से ही एग्रीमेंट बना दीजिए कि भाई एक पेज का कि भाई इतने से इतना टर्नओवर होगा तो मेरे को इतना डिस्काउंट आप एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को पास ऑन करेंगे, इतना इतना इंसेंटिव मेरे को पास ऑन होगा। तो वो पेपर आपके पास होगा तो आपका जब भी मटेरियल सप्लाई होता है तो उस टाइम पे आप लिंकेज कर पाएंगे कि भाई मेरे को ये एडवांस में नक्की किया था, पहले ही मैंने नक्की कर लिया था कि मेरे को इतना मेरे को डिस्काउंट मिलने वाला है। यस तो आपको वो पेपर बनाना जरूरी है कि भाई मेरे को इतना डिस्काउंट एडवांस में नक्की था। और मेन इशू क्या है कि आपको हर एक रिटर्न में जो भी समझो आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी चार्ज होगा वो भी आपको इनवॉइस के साथ में, मेन इनवॉइस के साथ में आपको लिंकेज करके देने का है। जो इनवॉइस आपने ओरिजिनल रेज किया था उसके सामने समझो किसी ने पीछे से डिस्काउंट दिया है और आपका अमाउंट कम हो गया है, वो हिसाब से आपको GST रिवर्स करने का है। तो आपने डेबिट नोट तो रेज कर दिया, लेकिन डेबिट नोट में भी आपका ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर आना जरूरी है और वो डिटेल आपको रिटर्न में देना जरूरी है, तो ही वो आपको उतना डेबिट नोट आपका वैलिड गिना जाएगा और तो ही आपका उतना GST का क्रेडिट रिवर्स होगा, नहीं तो अदरवाइज आपका वो एक्स्ट्रा ही जाएगा। अभी कितने कॉपीज ऑफ इनवॉइस आपको बनाने पड़ेंगे?
अब तक आप सिंपल था कि भाई मैन्युफैक्चरर थे, एक्साइज में रजिस्टर थे, तो आप वो हिसाब से 3 कॉपी तो बना रहे थे। मेन डीलर जो है वैट वाले हैं वो अब तक 2 ही कॉपी बनाते थे, कभी कभी 3 बनाते थे, लेकिन उसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं था। अभी उन्होंने फिक्स कर दिया है कि अगर आप गुड सप्लाई करते हैं तो आपको 3 इनवॉइस बनाने ज़रूरी है, एक आपके लिए कॉपी, एक आपके वेंडर के लिए कॉपी, और थर्ड ट्रांसपोर्टर के लिए कॉपी। तो 3 कॉपी आपको बनानी है। तीनों पे 1 इज ओरिजिनल फॉर बायर, सेकेंड इज फॉर ट्रांसपोर्टर एंड थर्ड इज फॉर सप्लायर। तो वैसे आपको वो उस हिसाब से 3 पेपर रेडी रखने पड़ेंगे। इसमें इनवॉइस का मेन ऐसा है कि आपको कोई आप प्री प्रिंटर भी वापर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो नेसेसरी कंपलसरी कि आपको वो कंप्यूटर से जनरेट होना चाहिए। यू कैन यूज़ द प्री प्रिंटेड स्टेशनरी ऑल्सो। अब तक जो आप यूज़ करते थे प्री प्रिंटेड स्टेशनरी, लेकिन उसमें आपको खाली जस्ट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा कि IGST, CGST और SGST का कॉलम सेपरेटली आ जाए, HSN कोड का सेपरेटली आपको आ जाए। तो इस हिसाब से जस्ट फॉर्मेट चेंज करके प्री प्रिंटेड मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी सीरियल नंबर है वो आप स्टैंपिंग भी करा सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो सब इंश्योर करना है कि प्रॉपरली मेंटेन होए और आपका वो डिटेल परफेक्टली, क्योंकि आपको रिटर्न में सब अपलोड करने का है। तो कोई भी आपका नंबर समझो छूट गया, कोई भी नंबर आपने नहीं डाला रहेगा, तो आपके ऊपर ही वो आएगा कि आपने वो नंबर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपको हर एक इनवॉइस वाइज डिटेल देने का। तो उसमें उनको ऑटोमेटिक दिखेगा कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 बीच पे 5 नंबर नहीं दिखा, तो उनको डायरेक्ट क्वेरी आ जाएगा कि भाई उनको दिखेगा कि भाई 5 नंबर का इनवॉइस किधर गया। अभी नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पूरा मैकेनिज्म जो GST का होने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर होने वाला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। क्योंकि अब तक क्या था कि आपने वैट में तो आपने कुछ एक्साइज वाला मटेरियल परचेज किया तो आपको एक्साइज का बेनिफिट मिलता नहीं था, वैट वाला लिया तो वैट का आप वैट सेट ऑफ लेके यू पे द नेट अमाउंट, एक्साइज में है तो ही आप एक्साइज का बेनिफिट लेते थे। अगेन आपको जो भी आपने इंपोर्ट किया रहेगा तो उसमें SAD CVD अलग अलग आइटम लगते थे, तो उसमें भी अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आप यूज़ कर सकते थे एक्साइज में है। तो अगर आप नॉन एक्साइजेबल है तो आपने जब भी सेल किया उस टाइम पे बाद में आप SAD का क्लेम, रिफंड का क्लेम करते थे। तो उसमें अलग अलग प्रोविजंस थे कि किधर लेने का नहीं लेने का। तो उसी हिसाब से क्रेडिट मैकेनिज्म दे हैव डिफाइंड कि आपका समझो आपके पास क्रेडिट पड़ा है CGST का, ये ध्यान से याद रखना जरूरी है आपको कि आपका CGST का क्रेडिट पड़ा है, तो दैट फर्स्ट यू हैव टू एडजस्ट अगेंस्ट योर CGST लायबिलिटी। आपने जो भी परचेज किया है उसके ऊपर CGST लग गया है, अभी आपको जब भी सेल कर रहे हैं तभी आपके पास आपको CGST पे करना पड़ेगा, तो वो CGST के सामने CGST आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास समझो SGST का क्रेडिट पड़ा है तो यू कैन नॉट यूज अगेंस्ट द CGST। आपका SGST का SGST के सामने, CGST का CGST के सामने। क्लियर है कि C के सामने C और S के सामने S। ओनली IGST का बेनिफिट आपको मिलेगा कि वो सबके सामने एडजस्ट हो सकता है। अगर आपके परचेज में IGST है और आपको पेमेंट SGST का करने का है तो भी आप कर सकते हैं, आपको पेमेंट CGST का करने का है तो भी कर सकते हैं, और IGST का करने का तो भी कर सकते हैं। तो आपको IGST सब जगह पे सेट ऑफ मिलेगा, तो वो आपका किधर भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी क्या था कि CST आपने परचेज किया तो CST आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट होता था, और 2% भी भले आपने C फॉर्म पे दिया रहेगा मटेरियल तो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट होता था। तो अभी पूरा GST में उल्टा हो जाएगा कि आपने इंटर स्टेट परचेज किया है तो उल्टा उसमें आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, आपको यूज कर सकते हैं उसको इमीडिएटली, और विद इन द स्टेट है तो आपका वो सामने CGST का लायबिलिटी आता है तो या तब तक आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो तब कब आपका कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो आपका जितना भी इंटर स्टेट परचेज है तो उतना आपको बेनिफिट इजी फटाफट मिलेगा। तो CGST के सामने CGST और SGST के सामने SGST और UGST के सामने UGST। ओनली IGST कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट any of the GST। अभी GST का मेन जो सैनवेट इनपुट क्रेडिट का जो फंडा है, ITC का जो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें मेन क्या है कि सामने वाले ने रिटर्न भरा होना चाहिए। सामने वाला अगर रिटर्न नहीं भरेगा टाइम पे तो आपका वो नेक्स्ट मंथ में रिवर्सल दिखा देगा कि भाई उसने भाई आपका उसने उसका रिटर्न नहीं भरा है, उसने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है। अब तक क्या था कि भाई सैनवेट वाला परचेज कर दिया आपने और उसका बेनिफिट ले लिया,
ओनली वैट में था कि वैट में थोड़े बहुत वो लोग बहुत स्ट्रांग थे कि भाई उन्होंने मैकेनिज्म लास्ट 1-2 साल में लाए थे, लेकिन अभी भी उनका प्रॉपर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि रिटर्न का डेट तो हर क्वार्टरली उनका एक्सटेंड होते जा रहा है। लेकिन वैट में ऐसा मैकेनिज्म था कि वो आपको सामने सामने वो लोग मैच करते थे कि भाई क्या इतना टोटल आपने ये 3 ऑर्डर के पास में परचेस किया है और इतना आपने उसको क्रेडिट लिया है कि नहीं, तो वो मैच करते थे। तो वैसा ही सेम जीएसटी में तो क्या होगा कि हर महीने टू महीने, 1 to month दे आर गोइंग टू सी कि आपका ये अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको वो इंश्योर करने का है कि वो टाइम पे सब कंप्लायंस करे, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको वो नेक्स्ट मंथ में रिवर्सल हो सकता है, या तो आपको अननेसेसरी पेमेंट करने का आ सकता है विथ इंटरेस्ट। नाउ अभी आपको पता रहेगा कि बहुत सारे आइटम पे वैट का क्रेडिट का सेट ऑफ नहीं मिलता है। जैसे आपका फैक्ट्री है एक लोकेशन में और आपका हेड ऑफिस अलग प्लेस पे है, तो उसमें आपने परचेज किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे आपने वैट लग गया, तो वैट का बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, बराबर है। अभी ये सब चेंज हो जाएगा। आपको सबका आपके हेड ऑफिस में भी कुछ भी परचेज किया रहेगा जीएसटी वाला आइटम, उसका बेनिफिट आप फैक्ट्री में आप पास ऑन कर सकते हैं। आपने फैक्ट्री में कुछ परचेज किया है तो आपका विद इन द स्टेट, वो भी आपको ध्यान रखना है, विद इन द स्टेट में आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन दूसरे स्टेट में जाता है तो एक 2 सिनारियो है कि आपका हेड ऑफिस मुंबई में है, आपका फैक्ट्री दमन में है। तो वो कंडीशन में अगर आपके हेड ऑफिस में सब कुछ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, या हेड ऑफिस में आपका समझो जीएसटी का वाला आइटम परचेज हो रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एज ISD, जो करंट भी कॉन्सेप्ट है सर्विस टैक्स में और एक्साइज में, कि ISD तरीके से आप रजिस्टर हो जाइए और आपका जितना भी हेड ऑफिस का परचेज है वो आप पास ऑन कीजिए। लेकिन ISD में खाली अब तक क्या हो रहा था कि एक्साइज वाला और सर्विस टैक्स वाला ही आपको पास ऑन कर सकते थे, आप वैट वाला आइटम पास ऑन नहीं कर सकते थे। तो अभी ये पूरा चेंज हो जाएगा। आपने हेड ऑफिस में जो भी परचेज किया है उसके ऊपर जो भी जीएसटी चार्ज हुआ है वो आपको अगर पास ऑन करने का है आपको फैक्ट्री पे जो अदर स्टेट में है, तो आपको एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर होना पड़ेगा, तो ही आप पास ऑन कर पाएंगे। और अगर आपका फैक्ट्री और ऑफिस दोनों एक ही स्टेट में है तो आपको कोई इश्यू नहीं है, तो आपका नंबर एक ही है, तो आपका एक ही नंबर में सब कुछ दिखेगा, अपना जितना भी जीएसटी पे किया है वो सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो आपका हेड ऑफिस का भी जो जीएसटी पे किया रहेगा, जो भी फैक्ट्री में पे किया रहेगा, वो सब एक ही रिटर्न में डाला और आपको क्रेडिट मिल गया। ओनली आपका 2 डिफरेंट स्टेट है, तो आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से आपको रजिस्टर होना है और वो आपको क्रेडिट उधर पास ऑन करनी है, तो ही आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप इधर हेड ऑफिस में भी आपने नंबर लिया है और आपको सब परचेज कर रहे हैं, कुछ भी सेल नहीं है, कुछ भी आउटपुट नहीं है, तो आपका वो खाली क्रेडिट दिखता रहेगा कि क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड आता रहेगा, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको ISD तरीके से रजिस्टर होकर यू कैन ट्रांसफर योर क्रेडिट टू द योर फैक्ट्री। अभी इसके बाद आपको ऐसे तो जीएसटी में बोला था स्टार्टिंग में सभी चीज़ का आपको क्रेडिट मिलेगा, इट इज़ अ सिमलेस क्रेडिट। उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि सिमलेस क्रेडिट, बट तो भी उन्होंने कंडीशंस डाले बहुत सारे आइटम्स के कि जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो वो कौन से आइटम्स है कि बेसिकली आपका यू आर परचेजिंग एनी मोटर व्हीकल, आपके कंपनी में आपने गाड़ी खरीदा, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया। अभी तो मोटर कार पर 28%, बहुत सारी गाड़ी के ऊपर 28% है, तो आपने वो 28% पे किया, तो उसका जीएसटी का बेनिफिट का सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा जीएसटी में, और उसका आपको यू कैन क्लेम एज अ डेप्रिसिएशन ऑन दैट एंड क्लेम इन बेनिफिट इन द इनकम टैक्स। लेकिन आपको उसको जीएसटी में आपका उतना कॉस्ट है, आपको कोई उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, तो आपको वो जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसमें। लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन दिया है कि आपने समझो व्हीकल परचेज किया है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गुड्स ऑफ योर्स, अगर आपका गुड्स जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करने का, आपका टेम्पो ले लिया आपने और आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपके एक ट्रांसपोर्टर के दूसरे ट्रांसपोर्टर के लिए आप यूज़ करते रहेगा टेम्पो, तो वो टेम्पो अगर आपने खरीदा है उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज हुआ है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो उसका सेट ऑफ आप ले सकते हैं। सेकेंड है कि समझो आपने कोई बस परचेज किया और एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट करने का है उसमें स्टेशन से फैक्ट्री, फैक्ट्री से स्टेशन, तो उसके लिए आपने कोई मटेरियल कोई भी आपने बनाया
बस परचेज किया है तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी चार्ज हुआ रहेगा तो उसका भी जीएसटी का बेनिफिट आप ले सकते हैं, तो उसका भी सेट ऑफ मिलेगा। लेकिन आपका जो भी पर्सनल व्हीकल है कि आप ओनली एक ही आदमी के लिए यूज़ हो रहा है, ये डायरेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए यूज़ हो रहा है, उस टाइप का मोटर व्हीकल यू कैन नॉट टेक द सेट ऑफ, तो वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड है कि फूड एंड बेवरेजेस और आउटडोर कैटरिंग। समझो आपने होटल का बिल पे किया, आपका कस्टमर आया, आपने होटल में लेके गए, आपने बिल पे किया, उसके ऊपर होटल के में होटल वाले भी आपको जीएसटी तो चार्ज करने वाले। अभी तो एकदम 22% एकदम हाई रेट होता है उनका, तो वैसा ही जीएसटी में उनको 18% चार्ज किया रहेगा। अगर 5 स्टार में तो 28% वो लोग चार्ज करेंगे, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। इवन दो यू हैव टेकन द कस्टमर टू द होटल, इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, स्टिल इट विल बी कॉस्ट फॉर द कंपनी। फिर थर्ड है कि फूड एंड बेवरेजेस के बाद है आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग में मतलब आपने समझो आपके कोई वेंडर से उसका आपने मीटिंग रखा, उसमें आपने सबको बुलाया वेंडर्स को और उसको आपने सबको खिलाया पिलाया, तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव पेइंग द सम आउटडोर कैटरर्स, कैटरिंग वाले को आप पेमेंट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें वो भी आपको जीएसटी चार्ज करेगा। तो वो जो भी जीएसटी चार्ज किया रहेगा तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखने के हैं कि भाई ये सारे के सारे आइटम्स आपके अगर बिजनेस में आप इंकट कर रहे हैं, आप परचेस कर रहे हैं, तो उसका जीएसटी आप ना ले। इवन दो अगर आपके पोर्टल में दिखाता है, आपने नंबर आपका जीएसटी का दे दिया है लेकिन वो दिखा रहा है, आपको इंश्योर करना है उसके ऊपर टिक ना होए। अननेसेसरी टिक हो गया, आपने क्रेडिट ले लिया, तो एक तो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट उन्होंने 18% स्टैंडर्ड रखा है सबके लिए कि आपको जीएसटी पर एनम 18% इज द इंटरेस्ट रेट। फिर रेंटर कैब सर्विस, अगर आपने ओला उबर अपने बिजनेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो ओला उबर का जो भी जीएसटी चार्ज होगा वो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन ऑफ एनी बिजनेस प्रीमाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबके लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है कि कंस्ट्रक्शन आपका फैक्ट्री का रिनोवेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑफिस का रिनोवेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मटेरियल इंटीरियर चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत फर्नीचर चेंज कर दिया, तो वो जो भी उसके ऊपर आपका जो भी जीएसटी चार्ज हुआ रहेगा तो उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो सब कुछ आपको कैपिटलाइज करने का है और उसका आपको डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो इस सबसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखने के भाई इसका आप गलती से भी बेनिफिट ना लिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गुड्स लॉस्ट। आपने 100 किलो माल मंगाया, 2 किलो ट्रांसपोर्टर की वजह से खराब हो गया, कि आपका पेपर है, पेपर क्या फोल्ड हो गया और वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे प्रिंटिंग में, तो आपका वो स्क्रैप हो गया, आपने मटेरियल वेस्टेज हो गया, तो उसका भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते। उसके ऊपर का जो जीएसटी है वो भी आप नहीं यूज़ कर सकते। उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन दिया है कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय हो गया आपका, वो पेपर खराब हो गया, वो बोर्ड खराब हो गया, वो कार्टून खराब हो गया, तो आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको उसका जीएसटी तो नहीं लेने का है। और प्लस वो कार्टून समझो आपको जो पेपर है वो आपने स्क्रैप कर दिया, तो आपको स्क्रैप के ऊपर भी जीएसटी पे करने का है। तो दोनों बाजू से आपका लॉस ही है कि भाई आपने एक बार उसका जीएसटी तो नहीं लिया ओके, लेकिन आपने बाद में सेल स्क्रैप सेल किया है, उसके ऊपर मेरे को पैसा मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी वापस आपको जीएसटी पे करने का है। तो ये भी आपको एक इम्पैक्ट आपके बिजनेस में आ सकता है कि भाई आपका गुड्स लॉस्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। आपका समझो कोई भी कैपिटल गुड्स है कि कोई भी स्टॉक पड़ा है आपके पास, अभी 10 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, धूल लग गया है और आपने रिटर्न ऑफ कर दिया आपके बुक्स में, तो उसका भी एक वैल्यू निकालना पड़ेगा कि इसका स्क्रैप का वैल्यू कितना होता है। अगर मैं बेचूँ तो आप समझो नहीं बेच रहे, आपने रख दिया आपके पास कि भाई मैं इसको धूल निकाल के वापस से उसको मैं साफ करके मैं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं आया है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बुक्स में उसका स्टॉक नहीं दिखा रहा हूँ कि मैंने उसका स्टॉक 0 कर दिया है, तो उसका भी आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। और सेकेंड ऑप्शन है कि आपने जो परचेज के टाइम पे जो परचेज किया था उसका जो कॉस्ट था उसके ऊपर का जो जीएसटी आपने क्रेडिट लिया है दैट यू हैव टू रिवर्स इट ऑफ।
यस, हाँ, यस, तो आपको रिटर्न में भी ये सब डिटेल देना पड़ेगा। पूरा परचेज में वेस्टेज तो होएगा ही, तो मतलब 90% ही क्लेम करना है, पूरा नहीं करना है। हाँ, यस। अभी इसमें कैसा है कि वेस्टेज में भी दो चीज़ है। एक है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वाला वेस्टेज, और एक है कि आपने गलती की वजह से वेस्टेज हो गया। कि अभी समझो आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि समझो पेट्रोलियम वाला प्रोडक्ट रहता है, तो उसमें क्या थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होता है, थोड़ा बहुत वेस्टेज एक्चुअल ट्रांसपोर्ट के टाइम होता ही है। तो 1-2% माइनर वेस्टेज हुआ तो इट इज़ ओके, बट आप बोलते हैं कि 10% मेरा वेस्टेज हो गया है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी, कि 10% वेस्टेज हुआ मतलब कोई आपका ही गलती है, आपका ट्रांसपोर्ट का गलती है। तो उस टाइम पे समझो आप, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आपका ट्रांसपोर्टर की वजह से गलती हुआ है, तो मे बी आप आईटीसी वाले का जिसके पास से परचेस करें तो उसको बोला रहेगा कि भाई मैं 10% आपको माल का पैसा नहीं दूंगा। अगर वो नहीं मानते तो आपको अगर बेयर करना पड़ रहा है, तो उसका जितना भी क्रेडिट है वो आपको लेने का नहीं, उसका क्रेडिट आपको लेने का नहीं। आपको हिसाब से आपका रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि भाई इतना वेस्टेज है और उसका क्रेडिट आप डेबिट नोट रेज किए हैं, और वो हिसाब से आपको क्रेडिट नहीं लेने का है। फिर लास्ट है कि एनी टैक्सेस पेड ड्यू टू द कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स, और कुछ भी आपने गलती की, आपका समझो ऑफिसर बोलता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये 100 रुपये का गुड्स है, आपको 125 में बेचना चाहिए था, तो 25 रुपये के ऊपर ऑफिसर बोलता है कि नहीं आप टैक्स भरो, और आपने टैक्स पे कर दिया, तो उसका भी क्रेडिट आपको भी नहीं मिलेगा और आपके सामने वाले को भी नहीं मिलेगा। वो आपका जीएसटी गया, वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया, उसका बेनिफिट आप किसी को भी पास ऑन नहीं कर सकते, उसका जीएसटी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपका समझो कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, अभी क्या ईवे बिल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे दिखाऊंगा ईवे बिल का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपका ईवे बिल नहीं जनरेट हुआ है बरोबर से, और वो ऑफिसर ने आपका मटेरियल कॉन्फिस्केट कर दिया, उसने जब्त कर लिया, उसने अटका दिया, उसने बोल दिया कि भाई ये आपका गलत है सब चीज़, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स भरवा रहा है वो, तो वो टैक्स का बेनिफिट आप पास ऑन नहीं कर सकते, वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। Heard about tax return today. The problem with tax return, there's so little returns. Everything is going away, it seems, you know. So can we have everybody in the seats, please? You all have been a wonderful audience. I must tell you, there are more than 238 people in this hall, about 1/4 of that of our Print Summit. So that's a very encouraging sign. So please give yourselves a big hand. Thank you. And you all have been a very wonderful audience. You have not got distracted. No questions were asked except for some very bad people. I'm looking at my Comart boys there. And we're going to another session now. To have a little break, we're going to have Kotak, our sponsors, to have a few minutes on stage, followed by some more GST heavy-duty stuff, and then the question-answer sessions. The question-answer sessions, I don't know if I told you, but the questions, we are going to ask the questions and you all are going to answer. Just kidding, just kidding. So, Nitin, I request you to take forward this session. Thank you very much. Hi, friends. Hope everybody had a good tea, coffee, and sandwich, and all are refreshed for the further session. Before we start our GST session, I request Mr. Nipun Malik, who is a regional head of Kotak Mahindra Bank. He is going to give you a very good banking solution. Definitely you can think over it. It will be more benefited. Over to Nipun. Thanks, Nitin. Hi, good evening, ladies and gentlemen. I hope after a refreshing tea session, all you have been, completely refreshed and now ready to hear some simple things. See, first thing, I'm not going to explain anything which is complex. I think I'm going to make your life very, very simple. Unlike, the GST thing, which seems to be a little complicated, but let's try and simplify things and see, how from a banking perspective, we can make your life better and simple. I would also like to thank the Printer Association for giving us this opportunity
to give the Kotak Mahindra Bank priority team this opportunity to address and to conduct this GST event for you guys. I hope the event, the entire thing which is getting covered under the event is meaningful and will add a lot of value to you guys. In fact, thanks to the speaker who's giving the meaningful insights on GST. Now, without taking too much of time, I'll quickly cover what we as a bank can provide you as a value add to your business. So whether it is in terms of convenience, whether it is in terms of more money getting accrued to you, whether it is in terms of better service, I think I'll quickly cover a few points whereby our bank scores a point over the competition, and where we feel that these are some of the important and key benefits of our business banking proposition. A very quick thing, I think everyone knows Kotak Mahindra Bank. It's a known name. It's a financial conglomerate having all the entities today under the financial umbrella. So right from a AMC to a asset to your broking house, to your wealth management piece, to a bank, to mutual fund house, to stock broking. I think everything under the financial umbrella, financial product umbrella, Kotak Mahindra Bank is very well versed with and help the clients. So what is different? Why you should have a business banking relationship with Kotak Mahindra Bank, or what is the USP of our business banking proposition? To cover a very, very significant important points, every relationship, there is a dedicated relationship manager and a dedicated service relationship associate, which means that even if the relationship manager is on the field meeting his clients or her clients, probably there is somebody at the back office who is catering to the operational part of the client. So probably for simple things like interest certificate, TDS, etc., you can coordinate with your service associate and probably things can be done. So that's the key USP, that every relationship has a relationship manager and a service relationship associate. Now, this is the key USP that I'm talking about, which Kotak Bank perhaps is the only bank in the industry which would be offering today, is the active money solution. Now, what's active money solution? I think every promoter sitting here would want to earn an extra income on the money which is lying in the current account. So we have this facility whereby after a certain threshold, the money automatically gets swept into the fixed deposit and you earn interest. Practically, in a layman term, you earn interest on the money lying on your current account. So I think I always give this analogy while addressing our clients, that today, even if the balances that are lying in the current account, because every account is operational and you need to manage the day-to-day cash flows of the account. So probably with a 6% FD rate of say about 180 days, today the amount of interest that you earn on the current account can at least I can vouch the table and thumb the table and vouch it from that perspective, that at least it can cover at least maybe 4 to 5 employees' salary. So that's the kind of analogy I always draw. So you can at least save 4 to 5 people's salary by earning interest on the current account. So that's the key USP that we are offering today. Secondly, on the payment solution, on the payment side, we have all your facilities like an RTGS, NEFT, demand draft, both at the home branch, non-home branch locations, and IMPS free of cost. So these are the privileged banking features that I'm talking about. On the home banking side, so we offer the home banking, which is the doorstep banking to our clients. So what you can do is cash pickup and check pickup can be done from your doorstep. So that's again one of the key features that we offer on our account. Anywhere banking, when I say, it could be like we are like one India, one country, one GST. So it's like one bank, one country, one bank. So that kind of a concept. So probably your account is in Bombay, you can transact in Delhi, you can do transactions in Calcutta. So it's like one home branch for us. Now this is very, very important. So there are a lot of importers, exporters. So we offer preferential pricing on our exports and import transactions. So both in terms of trade transactions
as well as in terms of the forex conversion transactions, which I'll cover later on. So now quickly, we have one of the best transaction banking solutions in the banking industry. So when I say transaction banking solutions, there are two legs to it. One is payments and the second is collection. So every business that you operate in, so either do a payment or do a collection. So if I talk about the collection first, so we have something which can help each of you is in terms of the electronic collection that we offer to our clients. This is also known as e-collection, or some people also call it virtual collection. So we have something called as a virtual account or virtual collections. Mostly what happens is that in industries where there are multiple vendors, so you perhaps are supplier to a lot of people, and you also in turn receive payments from all these suppliers, or perhaps the people whom you supply to. So probably what happens is, suppose you are a business entity and you are supplying to 100 different customers of yours. So you are a big distributor in that sense. What happens is that you receive payment from A, B, C, D, as long as you 100 people in the list from where you are supposed to receive the payment. It becomes practically impossible or very difficult to reconcile at the end of the day that whether Mr. A has made the payment, how much payment, what is the outstanding of A, what is the outstanding of B, what is my total outstanding receivable, so what are basically my debtors and creditors. So it becomes very, very difficult to reconcile that statement, and most of the time I interact with some of the accountants, some of the people who are managing the accounts, they come up with this problem that, it is nightmarish, and probably, we spend at least 5 to 6 hours only doing the reconciliation. So friends, there is a very, very good solution that we offer in terms of e-collection account. What we do is we give virtual codes to each of your vendors or suppliers. And while making the payment, this particular person only mentions that particular code, which is a one-time code that we generate for this particular client. And at a click of the button, the entire reconciliation can happen, and when the MIS gets generated, you can practically see that Mr. A has made so and so payment on this particular date. What is the outstanding payment which has to come from Mr. A? What is the outstanding payment, total outstanding payment on that particular product line or whatever you call it? So probably the reconciliation becomes very, very easy at the click of the mouse. You can do a daily reconciliation, weekly reconciliation, monthly reconciliation. And the best part is, I'm just trying to now correlate this with the GST. Now with GST coming in, probably, all your input tax credits and all these things that you will be claiming, you need to have a very, very robust reconciliation, and then only perhaps you can say that, okay, this is the invoice I raised, this is the purchase order which has come to me, and this is the particular transaction that I have done. So probably what we can do is, this particular collection account can also integrate, we can do an integration with your particular software. Most of you guys would be either using a Tally or some other accounting software or an ERP software. Perhaps what we can do is, this particular thing can be integrated with the accounting software, and all your accounting transactions that you are inputting in Tally can be captured here, and at a click of the mouse, the entire things, your entire accounts get reconciled. So that's the gist of it. In detail, we can speak over maybe, after some time, if somebody has a particular Tally or some particular software, how the integration will happen, how does the MIS look like, what are the various structures of the MIS, I can very well explain it to you. So that's the key feature today that we are offering, not only your collection part, but also integrating it with your software and making the life easier and simple for you guys. So that's the e-collection, what we call about. Local upcountry check collection is a normal thing today. So we do the entire thing. We do the doorstep check collection service to you. On the payment front, there is something called as the electronic payments, which I spoke about. So largely the NEFTs, RTGS, all that. We can also, so typically what happens is when you have multiple payments to make. So there are thousands of checks. I have seen promoters signing thousands of checks
and you know the accountant chasing them and saying कि you know you have to sign so many checks, and the promoter every time complaining that यार 100 check आते हैं मेरे पास दिन में, 100 checks आते हैं, and you know I get fed up of just you know signing these checks. Every time I have to come to the office only to sign these checks. So perhaps we have a facility called as check printing. So we can do the check printing at a remote location, which is our location, or even the check printing can be done at your location. So all the checks can be printed, even to an extent that we can take your signatures, we can emboss your signatures on the check, and you know probably the entire thing can be done, and we can give you a MIS which reconciles that okay, these many checks have been issued by the company in a month or in a week or in a day. So important, again, a very, very important feature that we offer to our clients is something called as Net IT. Now, what's a Net IT solution? It's a very, very simple thing. What we do is, there are bulk payments which happen. So typically the salary payments, the vendor payments. So probably, you know, you're making 100 payments, 50 payments, 20 payments in a day. What can be done is, you can always appoint a maker, a checker, and an authorizer. Or you can also have a two-step process. You can make a maker and a checker and authorizer who can be the same person. The maker can be a guy who can be given the viewing rights or the making rights, so he will make the entire transaction, but he will not have the authorization rights. So probably what happens is, he does all the payments, it's an Excel, he completes, he makes ki kis ko payment karna hai. He uploads the file. The moment he uploads the file, this goes to the checker. So you can have multiple checkers, you can have a single checker, or you can have the same checker and authorizer. Once the file goes to the checker and authorizer, he checks it and he can authorize it. So practically, the promoter can be sitting in Delhi, the accountant is in Bombay, he's the guy who's the maker, he makes the file, uploads it, the promoter sees it, he's the checker, and authorizes it, and the payment is done. So no need of running last minute saying, you know, I have to do an RTGS, I have to do NEFT, I don't have signatures, the promoter is sitting in Delhi, how do we get the signatures? All that stuff. So I think it's a phenomenal, you know, kind of a feature that we offer on our current account. So this can save a lot of, and now very soon we will also be starting with the authorization on the mobile banking net platform. So till now, the authorization has to take place by logging into the net banking, but very soon we will start the authorization even on the mobile banking. So we'll make the life very, very simple and convenient.